हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरी वीडियो के अंदर स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम अपना समझेंगे कि यहाँ पर जो है लीगल जीके की हमारी थर्ड क्लास होगी। आई होप आप लोगों को मेरी जो लीगल जीके की सीरीज है वो पसंद आ रही होगी। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कंसिस्टेंसी कितनी आपके एग्जाम्स के लिए बेहतर है और कितनी ज़रूरी है। एग्जाम निकालना आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं तो अपना सुबह 10 बजे आपको वीडियो प्रोवाइड करा देता हूँ। तो आप लोगों को अपना ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम निकालना है या नहीं है, तैयारी करना है या नहीं है, अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर कमांड बनाना है या नहीं है। यूट्यूब के अंदर आपको बतेरे लोग मिल जाएँगे, बतेरे वीडियो मिल जाएँगी आपको देखने को कि भैया ये कर लो, वो कर लो, हमारा बैच ले लो, ये ले लो, वो ले लो। बट ये आप लोगों के ऊपर एक स्मार्ट वर्क है कि भाई मेरे लिए कौन-सा टीचर बढ़िया रहेगा, कौन-सा सब्जेक्ट मेरे को कौन अच्छे से कवर अप करा सकेगा, कौन से लोग मेरे को चीज़ें बहुत अच्छे से प्रोवाइड करा रहे हैं, कौन-सी चीज़ मेरे लिए कॉस्ट एनालिसिस देखने के बाद में कन्वीनिएंट रहेगी। याद रखना, ये आप लोगों की चीज़ ऊपर डिपेंड करता है। भीड़ तो हर जगह आपको देखने को मिलेगी, बट डिपेंड ये करता है कि आपका कहाँ पे फ़ायदा है। तो याद रखना, लीगल जीके का हम सेशन आज की क्लास में चालू करते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको 2023 का एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट पास करा गया है और कब पास करा गया है, क्यों पास करा है, कौन से आर्टिकल के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक करके हम इसको पढ़ते हैं, आज हम इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे। तो याद रखना, और इसकी पीडीएफ याद रखना, इसकी पीडीएफ जो है हमारे गूगल प्ले स्टोर के अंदर स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस नाम का एक ऐप है जो कि मेरा है, और इसके अंदर आप जो है डायरेक्टली अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकोगे और बहुत बढ़िया रहेगा। और जो लोग नए हैं मैं उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो लोग पुराने हैं उनको तो ऑलरेडी सब कुछ पता है। आईफ़ोन यूज़र्स जो हैं, उनके लिए भी मैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस नाम से ऐप आएगी, लेकिन उसको डाउनलोड करने का तरीका थोड़ा-सा अलग होगा। वो जब लॉन्च हो जाएगी ना, मैं तभी बताऊँगा। अभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, फिर लाइव प्रूफ़ के तौर पे मैं बता दूँगा भैया ऐसे कर लेना, तब डाउनलोड हो जाएगी। चलो, आज का पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा बुक्स एंड ऑथर्स के लिए कि बुक्स एंड ऑथर्स के अंदर हमारे को ये चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहली बात, 4 बुक ही पढ़ेंगे, कुछ इतना हेवी लोड नहीं लेना। आईएएस लेवल की हमें जीएस जीके नहीं तैयार करनी है। हमारे को अपने जुडिशरी एग्ज़ाम्स के लिए लीगल जीके तैयार करनी है। जीएस जीके आईएएस लेवल की एक अलग होती है, लेकिन लीगल जीके जुडिशरी एग्ज़ाम्स के लिए एक अलग होती है। उसका तरीका मैंने आपको बता रहा हूँ, तो जितना मैं बताऊँ ना बस उतना याद कर लो, बहुत है, मतलब मोर देन सफिशिएंट है। मेरी बात पे भरोसा रखिएगा। तो सबसे पहली बात, ये बुक का नाम था माय ट्राई स्टैंड विद जस्टिस। ये बुक जो है लिखी गई थी जस्टिस पीएन भगवती जी के द्वारा। तो ये बुक का नाम आपको हमेशा याद रखना होता है। एंड सेकंड बुक की अगर हम बात करते हैं, सेकंड बुक जो है लिखी गई थी हमारे मेमोरी बिफोर मेमोरी फेड्स। तो ये बुक लिखी गई, ये एक ऑटोबायोग्राफी थी, हालांकि ये ऑटोबायोग्राफी के तौर पे हम इसको समझते हैं। ये लिखी गई थी हमारे एफ एस नरीमन के द्वारा, ये भी जस्टिस साहब थे। जस्टिस एफ एस नरीमन जी के द्वारा ये लिखी गई थी। थर्ड बुक की हम बात करते हैं, द लॉ एंड लॉयर्स। ये बुक को लिखा गया था एम के गांधी जी के द्वारा। यार मेरा आज पेन नहीं चल रहा, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, बट कोई बात नहीं। ये बुक लिखी गई थी द लॉ एंड लॉयर्स के द्वारा, एम के गांधी जी के द्वारा। ठीक है। फोर्थ बुक हमारी लिखी गई थी वी द पीपल। वी द पीपल, ये बुक लिखी गई थी हमारी एन ए पालकी वाला के द्वारा। एन ए पालकी वाला के द्वारा ये जो बुक जो है लिखी गई थी, इसको भी आपको नाम याद रखना है। तो अभी हमने 4 बुक पढ़ी। ये 4 बुक का नाम क्या पढ़ा? माय ट्रस्ट विद जस्टिस पीएन भगवती जी के द्वारा, एंड बिफोर मेमोरी फेड्स हमारे एफ एस नरीमन जी के द्वारा, ये एक ऑटोबायोग्राफी थी। द लॉ एंड लॉयर्स जो है एम के गांधी जी के द्वारा, और वी द पीपल जो है बुक लिखी गई थी एन ए पालकी वाला के द्वारा। बस याद हो गया? कोई दिक्कत परेशानी? और आप अपना रिव्यू मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताया करिए, जो भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, कि आपको कैसा इंप्रूवमेंट लगा और कुछ इंप्रूवमेंट आपको लगता है करने चाहिए। एक पर्सन ने बोला था कि सर फोटो वोटो भी लगा दिया करो। मैं देखो फोटो लगाने में ना थोड़ा ये जो स्क्रीन का साइज है ना, ये बिगड़ रहा था बार बार, इसीलिए मैंने फोटो नहीं लगा सकता। ठीक है, आप गूगल वगैरह पे सर्च कर लोगे, बट फोटो वोटो एग्जाम में नहीं आती है। आपको जस्टिस साहब की फोटो नहीं दिखाएंगे शक्ल दिखा के, बताओ जिन जस्टिस का नाम क्या था। ठीक है, तो फोटो वोटो की कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है उस पर हम फोकस करेंगे। फिर भी आपका कोई सजेशन और हो जो जेन्युइन लगेगा मेरे को, मैं वो चेंज करने के लिए रेडी हूँ। सेकंड क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी 2023 के अंदर इसके रिगार्डिंग जजमेंट दिया है। पहले हम बेसिक बात पढ़ लेते हैं, फिर हम अपना जजमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि हमारे भारत के अंदर अभी करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी जिसे हम बोलते हैं, ये कौन है? इनका नाम है रवि कुमार। 15 मई 2023 का इनका अपॉइंटमेंट जो है सरकार के द्वारा करा गया था। 15 मई 2022 के अंदर इसका जो अपॉइंटमेंट इनका साहब का जो है दोबारा ये अपॉइंटमेंट करा गया था, रवि कुमार, 15 मई 2022।
अब इनका जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है हमारे संविधान के अंदर कुछ इंपॉर्टेंस बता रखा है, संविधान के अंदर हमारा के जिक्र करा हुआ है। तो पार्ट नंबर 15 हम पढ़ते हैं, जो इलेक्शंस का हमारा पार्ट आता है, तो इसके अंदर जो है ये बताया हुआ है, ठीक है जी, इनके बारे में बता रखा है, ओके, के बारे में बताया हुआ है। एक सेकंड, देयर इज सम, कोई बात नहीं, हम अपने वीडियो को स्टार्टिंग में अपना कॉन्सेंट्रेट होके रखते हैं, ठीक है, बार-बार हम। तो पार्ट नंबर 15 इलेक्शंस का जो पार्ट आता है, इसके अंदर हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में पढ़ना होता है। आर्टिकल नंबर 324 की हम बात करें कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन का होगा, और इसके अंदर जो है फिर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुना जाएगा। आंखें बंद करके रिपीट करते रहा करो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? रवि कुमार। 15 मई 2022 को इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। संविधान के अंदर आर्टिकल पार्ट नंबर 15 है जो इलेक्शंस के बारे में बात करता है। इसी के अंदर एक आर्टिकल नंबर 324 आता है जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है कि भाई एक गठन करा जाए इलेक्शन कमीशन का। ठीक है जी, इतनी बात हमने पढ़ ली। इसके बाद हम बात करते हैं कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन जो है कैसे होगा, मतलब कि चीफ इलेक्शन कमीशन तुमने एक डिपार्टमेंट बना दिया, लोगों की कमेटी बना दी, लोगों को अपॉइंट कर लिया। अब भाई ये इलेक्शन किस किस लोगों का लेंगे, किस किस चीज का लेंगे? तो पार्लियामेंट का इलेक्शन लेते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन लेते हैं, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट का इलेक्शन लेते हैं, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट साहब का ये इलेक्शन लेते हैं। और आपको पता होगा ना कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो हमारा चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा भी अपॉइंट होता है, एक्स ऑफिशियो पोस्ट होती है। ऐसे दिमाग में आया, आगे फर्दर हम देखेंगे इसको, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो एक इलेक्शन कमीशन का गठन के अंदर एक बंदा अपॉइंट करा जाता है, जिनका नाम वो सबसे बड़ा पर्सन होता है, जिसको बोला जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आर्टिकल नंबर 324 पार्ट नंबर 15 इलेक्शन, एंड दे विल कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये बात याद हो गई। चलिए, अब यहाँ पे संविधान के अंदर बात लिखी हुई है तो ऑब्वियसली इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एज अंडर द आर्टिकल ऑफ 324। ये चीज हमारे दिमाग में क्लियर हो जाती है। अब इसका इनका साहब का अपॉइंटमेंट आप करते हो, मैं करता हूं, या कौन करता है? इन साहब का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इनका अपॉइंटमेंट करा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्लियर हो जाती है। चलिए, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आपसे एग्जाम में करंट वाला पूछ लेंगे या फर्स्ट वाला पूछ लेंगे कि फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, और या फिर करंट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे। तो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, ये भी एग्जाम में उत्तराखंड का पेपर देखोगे ना जुडिशरी का, वहां पे एक क्वेश्चन आया हुआ था कि फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन हुआ करते थे? सुकुमार सेन। तो सुकुमार सेन, ये देखो, ये मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया, ठीक है, वो देख लेना, कोई बात नहीं। तो 1950 से लेके 1958 तक इनका जो है उन्होंने अपना पद संभाल के रखा हुआ था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे। क्या नाम है? सुकुमार सेन। आपको पता है सुकुमार सेन का ना अपना संविधान के अंदर, जब हमारी भारत का संविधान बना था ना, तो इनके संविधान बनाने के तौर पे भी एक बहुत बड़ा रोल आता है। एक ऐसे मैं आपको रेफरेंस बता रहा हूँ, इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। तो सुकुमार सेन, तुमने क्या पढ़ा अभी तक? रिवाइज कर लो। सबसे पहली बात, माई ट्रस्ट, ठीक है, विद जस्टिस, किन के द्वारा ये बुक लिखी गई थी? नाम बताइए, जल्दी जल्दी नाम बताइए। ये बुक लिखी गई थी पीएन भगवती जी के द्वारा। और यहाँ पे द लॉ एंड लॉयर्स किसके द्वारा बुक लिखी गई थी? एमके गांधी जी के द्वारा। वी द पीपल, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी बताओ? एन ए पालकी वाला। और एक ऑटोबायोग्राफी भी थी ना, उसका नाम क्या था मेरे? बिफोर मेमोरी फेड्स, यही नाम था ना? आप लोग मेरे को एक बार बता देना, मैं भूल गया। तो बिफोर मेमोरी फेड्स, ये जो बुक है ये किनके ऑटोबायोग्राफी है? किनके द्वारा? मैंने कहा था जस्टिस साहब है, एफ एस नरीमन। ठीक है जी, चलिए। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं, ये जो मेरा बैच है अपना सीपीसी का, जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए है। जो लोग अपनी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं सीपीसी का बैच अपना लेकर आने वाला हूं। 5 जून को मेरा जो है बैच ये चालू हो जाएगा। 5 जून शाम को 3 बजे आपको ये मेरा बैच देखने को मिलेगा। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड है उन सभी लोगों के लिए मैंने 50% ऑफ आप लोगों को ये अवेलेबिलिटी कराने के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छी मैं चीजें प्रोवाइड करा सकूं। क्योंकि देखो, नोट्स प्रिपेयर करने के लिए भी अपना एक पैसा खर्च होता है। एक मैं प्लेटफॉर्म क्रिएट करा है, तो उस चीज के लिए आपको अपडेट करने के लिए भी हर एक चीज के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। तो मैं जितना कम से कम हो सके आप लोगों के लिए मैं प्राइस अमाउंट, एक प्राइस मतलब एक प्राइस रखता हूं, जिससे कि आप लोगों को मैं अच्छी क्वालिटी स्टडी आपको प्रोवाइड हो पाए, और अपडेटेड नोट्स अमेंडमेंट्स के साथ में। कोई पुराने 10 साल पुराने, 2-3 साल पुरानी चीजें नहीं, मैं आपको जेन्युइन चीजें बताऊंगा। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं आप लोगों से यही उम्मीद रखता हूं कि आप लोग मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, एंड जो इनिशिएटिव मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूं उसका आप भागीदारी बनेंगे, और स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के जो ग्रुप है हमारा, एक हमारी जो टीम है, इसके साथ आप जुड़ सकेंगे।
तो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस आपको अपना गूगल प्ले स्टोर पे ऐप होगा, वहां पे इंस्टॉल करिए। वहां पे आपको बैच परचेज करने का, अपना ओटीपी वगैरह रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको बैच परचेज करने को मिलेगा। आप 50% डिस्काउंट अवेल करना चाहते हो तो कर सकते हैं। एंड अपना सीपीसी एंड लिमिटेशन, ये दोनों सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए, आप पढ़ सकते हो। तो लिखेगा तो ऐसे दिखेगा आपको क्लिक, कोड वोड कहीं नहीं लगाना, ऊपर ऐसा आपको ये दिखेगा, ठीक है। आप इस पे क्लिक कर दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली 50% ऑफ आपका हो जाएगा। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं आप लोग अपना ऑफर अवेल कर सकते हैं, और ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है ये, जो मैंने लिमिटेड ऑफर लगा रखा है। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, ये लिमिटेड ऑफर मैंने आप लोगों के लिए लगाया हुआ है, लिमिटेड पीरियड के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि एक केस भी मैंने डाला हुआ है 2023 का, तो ये केस का नाम है अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2015 में ये केस आया था, लेकिन डिसाइड करा गया है हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा 2023 में। इनको लीड करा गया था एडवोकेट प्रशांत भूषण जी के द्वारा। एडवोकेट प्रशांत भूषण जी के द्वारा, अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है ये, ठीक है, एडवोकेट प्रशांत भूषण, आप इनके बारे में पढ़ना जरूर। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, इनका जो अपॉइंटमेंट करा जाता है वो एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के द्वारा और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा जो है किया जाता है। उनका नाम अपॉइंट करने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे दिया जाता है। देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वही नाम अनाउंस कर देते हैं, बात खत्म हो जाती है। बिकॉज प्रेसिडेंट के पास कोई पावर तो होती नहीं है। मैंने आपको ये पहले भी पढ़ाया हुआ, अगर आपने मेरे साथ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ था, तो प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड, ठीक है। तो इस वजह से अब यहाँ पे एक डिस्प्यूट अराइज हुआ था, यार ये बंदा अपना जो रूलिंग पार्टी है वो अपना बंदा बिठा रही है, तो अपना बंदा बिठा रही है तो कोई अगर पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा और अगर स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन होगा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, तो उसमें कोई डिस्प्यूट होगा तो रूलिंग पार्टी तो वो उजागर करने ही नहीं देगी। तो ये डिस्प्यूट अराइज हुआ। फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डिसीजन दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होगा ना, वो एक कमिटी बनाकर किया जाएगा। उस कमिटी के अंदर कौन कौन लोग होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर होंगे अपोजिशन पार्टी के, और यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब बैठेंगे। ये 3 लोगों की वोटिंग होगी। इन 3 लोगों ने एक्स नाम का नाम जो रिकमेंड करके दिया है वो नाम प्रेसिडेंट को दे दिया जाएगा। फिर वो प्रेसिडेंट नाम जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अनाउंस कर देंगे, उस व्यक्ति को चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिया जाएगा। बात खत्म। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है कहां पे जिक्र करा हुआ है? आर्टिकल नंबर 324 पार्ट नंबर 15 इलेक्शंस का पार्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ठीक है। और इनको कंडक्ट करने के लिए इलेक्शन किसका? पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट का ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कौन कौन थे? जस्टिस के एम जोसेफ, अजय रस्तोगी जी, अनुराधा बोस जी, ऋषिकेश रॉय जी, सीटी शंकर जी, इनके द्वारा जो है जजमेंट पास करा गया था। क्योंकि एग्जाम के अंदर ये जजेस के नाम भी आपसे पूछे जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, अच्छा बताओ कौन कौन से जजेस थे। जजेस का नाम जस्टिस के एम जोसेफ और अपना अजय रस्तोगी, अनुराधा बोस एंड ऋषिकेश रॉय, सीटी शंकर साहब के द्वारा ये करा गया था। लास्ट क्वेश्चन हमारी क्लास का आज का, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है कैग, CAG, ठीक है जी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अभी करंटली कौन है? गिरीश चंद्रा मुर्मू। ये भी उत्तराखंड जुडिशरी का पेपर देखोगे, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था ये। तो गिरीश चंद्रा मुर्मू जो कि IAS हैं, तो इनको जो है कैग का अपना मतलब भारत का कैग बनाया हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये भी एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, आर्टिकल नंबर 148 पार्ट नंबर 5 के अंदर। पार्ट नंबर 5 अगर हम पढ़ते हैं उसमें आर्टिकल नंबर 148 पढ़ते हैं, तो वहां पे कैग के बारे में बात कर रखी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कैग का अपना क्या रोल होता है ये भी थोड़ा सा समझना आपको जरूरी है कि भाई देखो, जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड होता है ना, कि भाई जब कोई परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यहाँ पे बना के रख दो, ठीक है। यहाँ पे जो भी खर्चे होंगे, जैसे आपको पता है जजेस की सैलरी जो है, आपको पता होगा कि जो आप अगर जज बनोगे ना, आप एग्जाम कर लेते हो अपना क्लियर जुडिशरी का, उसके बाद जो आपकी सैलरी मिलेगी, कोई आपको मंत्री नहीं देगा, कोई अलग से फंड नहीं बनाया जाएगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर से ही आपको जो है जजेस को सैलरी मिलती है, और भी बड़े बड़े लोगों को जो है अपना कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ द इंडिया में से सैलरी दी जाती है। और अगर सरकार को पैसे की जरूरत होती है ना अपने कोई प्रोजेक्ट वगैरह के लिए, तो उससे भी पैसा निकालने के लिए यहाँ पे अर्जी लगाई जाती है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, इन शॉर्ट पार्लियामेंट के अंदर। फिर वहां पे लोग अपना वोटिंग करते हैं कि हाँ भाई ये पैसा सरकार को अपने नए प्रोजेक्ट के लिए दिया जाए, खर्च करने के लिए, या ना दिया जाए। और ये पैसा निकालते कहां से? कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से निकालते हैं। इससे मतलब हमें क्या समझ में आया कि भाई जो भी ऑडिट करा जाता है कैग के द्वारा, कि जितना कंसोलिडेटेड फंड में से खर्चा पानी आ रहा है, कितना आया कितना गया, इसकी ऑडिट करने के लिए किसके पास अथॉरिटी होती है?
केवल और केवल कैग के पास होती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के पास होती है। आर्टिकल नंबर 124 पार्ट नंबर 5 याद रखिए। 148 बोला था ना, ठीक है, आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इनको रिमूव कैसे किया जा सकता है? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज साहब को रिमूव करा जाता है, वैसे ही कैग के जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ना, इनको रिमूव करा जाता है। प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज को अपॉइंट कैसे करते हैं। आर्टिकल नंबर 123 आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 3, ठीक है, और रिमूव करने के लिए आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 4। तो हमने पढ़ा था अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफिकेशन पढ़ी थी ना, सिटीजन ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के जज 5 सालों के लिए, या एडवोकेट हाई कोर्ट के 10 सालों के लिए, या आप एमिनेंट जुरिस्ट होने चाहिए प्रेसिडेंट की नजर में, तो आप लोग क्या बन सकते हो? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? सेल्वार्ड, ठीक है, याद रखिएगा। तो इनका रिमूवल हो गया। रिमूवल के लिए क्या ग्राउंड लगाओगे कि भाई ये मिसबिहेवियर है या इनके अंदर इनकैपेसिटी है, इसीलिए इनको जो है पोस्ट से रिमूव कर दिया जाए। और अगर ये प्रूव हो जाता है, वोटिंग के थ्रू होती है बात वैसे तो, ठीक है, अगर वोटिंग हो जाती है फिर उसके बाद कैग को रिमूव कर दिया जाता है। इनको रिमूव कैसे किया जाता है? जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करा जाता है, आर्टिकल नंबर 124 का क्लॉज नंबर 4, ठीक है जी। चलिए, और हमारे या तो एग्जाम में आपसे करंट वाले पूछे जाएंगे या फर्स्ट वाले पूछे जाएंगे। फर्स्ट वाले हमारे कैग कौन थे? इनका नाम क्या था? हाँ, नाराहरी राव। हालांकि मैं अपना पहले से रिवाइज मतलब रिकैप्चुलेट कर रहा था, बट मेरे दिमाग में नहीं आया। नाराहरी राव, ये 1950 से लेकर 1954 तक अब इन्होंने अपना पद संभाल के रखा था कैग का, ठीक है जी। चलिए, अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बस 2 मिनट के अंदर अंदर। हमने क्या क्या पढ़ा आज के सेशन के अंदर? बुक्स एंड ऑथर्स, जिसमें हमने बुक्स के नाम पढ़े थे। माई ट्राइसेट विद जस्टिस, ये पीएन भगवती जी के द्वारा, आंखें बंद कर लो सभी लोग, आंखें बंद करो, पीएन भगवती जी के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। और बिफोर मेमोरी फेड, ये एक ऑटोबायोग्राफी थी। और नरीमन जी के द्वारा, ये एफ.एस. नरीमन जी के द्वारा लिखी गई थी। लॉ एंड लॉयर्स की जो बुक है ये एम.के. गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। एंड वी द पीपल जो बुक है ये जो है आपके N.A. पालकीवाल के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, याद हो गया? जिसको याद नहीं हुआ ना, याद करना पड़ेगा तुम्हें हर हाल में, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये आर्टिकल नंबर 324, ठीक है। और पार्ट नंबर 15 इलेक्शन का जो होता है हमारा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनके बारे में बता रखा है। अब अभी करंट में कौन है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर? नाम बताइए उनका। राजीव कुमार, ठीक है। 2022 15 मई इनको अपॉइंटमेंट करा गया था। क्या करवाते हैं ये? पार्लियामेंट का इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन, एंड प्रेसिडेंट की पोस्ट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट का इलेक्शन, दैट्स इट। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। और फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन, एंड 1950 से 1958, ठीक है। फिर मैंने आपको अपने ऑफर के बारे में बताया था। जो लोग इंटरेस्टेड है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 5 जून से बैच चालू हो जाएगा, ठीक है। फिर जब बैच चालू हो जाता है ना, फिर आप जब ज्वाइन करते हो फिर फायदे वाली बात नहीं होती है। फिर भी करना चाहो रिकॉर्डेड क्लासेस में आप कवर अप कर सकते हो, बट जो लाइव होता है वो लाइव होता है, ठीक है। चलिए, केस की बात हम करते हैं। यहाँ पे हमने केस पढ़ा था अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2015 में ये केस डाला गया था, लेकिन डिसाइड करा गया 2023 में। इनको लीड करा गया था एडवोकेट प्रशांत भूषण जी के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डायरेक्ट करा है कि भाई एक कमेटी बनाई जाएगी, उसी में ही हम इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे। उस कमेटी के अंदर गठन करने वाले लोग कौन कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अपोजिशन लीडर एंड सीजीआई साहब। ये 3 लोगों ने जो नाम अपना रिकमेंड करेंगे, फिर वो प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा। प्रेसिडेंट साहब जो है अपना नाम को अनाउंस करेंगे, फिर इनको जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाएगा, जो आर्टिकल नंबर 324 के अंदर पार्ट नंबर 15 इलेक्शन के अंदर बात करी हुई है। और हमने क्या पढ़ा था? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा ये जजमेंट पास करा गया है। इसके अंदर ऑनरेबल जस्टिस के.एम. जोसेफ, अजय रस्तोगी जी, एंड ऋषिकेश रॉय जी, एंड अनुराधा बोस जी, एंड सी.टी. शंकर साहब के द्वारा ये जजमेंट पास करा गया था। लास्ट क्वेश्चन हमने कौन सा पढ़ा था? कैग के द्वारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 124 पार्ट नंबर 5। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, एंड इनका काम क्या होता है? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि ऑडिट करना ऑल द एक्सपेंसेस इंकर्ड इन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से सैलरीज बड़े बड़े लोगों को जो अच्छे खासे पोस्ट होल्ड करके बैठे हैं उनको दी जाती है। एंड फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? नाराहरी रॉय, ठीक है, नाराहरी रॉय। 1950 से 1954 तक इन्होंने अपना पद संभाला था। आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है। आई होप आपको आज का जो हमारा लीगल जीके का टॉपिक था मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। इनफैक्ट यार मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आता हूँ, आप लोग भी अपना सजेशन दिया करो कमेंट बॉक्स के अंदर। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।